पति की मृत्यु के बाद मन तो कर रहा था कि जाकर पुल से नदी में कूद जाऊं, मगर नवजात बच्ची जो मेरी और मेरे पति की प्यार की निशानी थी, उसका क्या होगा। ये सोच मैं मृत्यु का भी आलिंगन नहीं कर पाई। ये कहानी है लखनऊ के फेमस बिजनेसमैन की मौत का, जिसकी विधवा के साथ ससुराल तो ससुराल, मैके वालों ने भी सारा ट्रिक अपना लिया संपत्ति हथियाने के लिए। तो आइए सुने पन्ने डायरी के से मैं बिनल, हिस्ट्री किस्से कहानियों चैनल से मैं आपको जीवन का अंत नहीं, एक मार्मिक कहानी सुना रही हूँ। घर के भीतर बैठे बैठे घुटन हो रही थी। सोची थोड़ा बाहर की आबो हवा ले लूं, शायद मूड फ्रेश हो जाए। मेरी आंखें गोधुली बेला को निहार ही रही थीं कि सामने से मेरा छोटा भाई आता दिखाई दिया। ये क्या? उसकी आंखों में अविरल आंसू निकल रहे थे। मैं दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। बोली, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? दीदी, दिग्विजय हमारे बीच नहीं रहे। क्या? दिग्विजय हमारे बीच नहीं रहे? सुनकर आघात लगा। मेरे भी आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक था। ये क्या? हमारा कॉम्पिटिटर आज हमारे बीच नहीं है? ये कैसे हो सकता है? 27 वर्ष की अवस्था मरने की तो नहीं होती। इस उम्र तक तो लोग नौकरी तलाशते हैं। इसने तो इतनी छोटी उम्र में इज्जत, शोहरत, पैसा सब कमाया, मगर भगवान ने तो इसकी उम्र ही छोटी कर दी। अब हम क्या करेंगे? किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे? एक कॉम्पिटिटर ही जीवन जीने का मकसद देता है। दूसरे दिन शहर के कुछ बिजनेसमैन ने अपनी अपनी संस्था को 3 दिन का अवकाश घोषित कर उसे अंतिम विदाई देने के लिए लखनऊ पहुंच गए। मृत्युशैया पर पड़े दिग्विजय को देखते ही चारों तरफ रुदन गर्जना होने लगी। चारों ओर मातमी गमजदा लोग खड़े थे। मेरी धड़कन मेरा साथ छोड़ने के लिए तत्पर थी। मैं उसी दिग्विजय को अश्रु भरे नैनों से निहार रही थी कि क्या ये वही दिग्विजय है जिसकी स्मार्टनेस और सोच के लोग कायल हैं। यहाँ तो फुला हुआ शरीर, काली पड़ी त्वचा, बेडौल नाक और होठ। इधर मृत पति के हाथों सिंदूर पोछ जीवन को रंगहीन बनाने के लिए विवेकहीन कंजू को पकड़कर 2 औरतें ले आ रही थीं, मगर इसकी अश्रुविहीन सूनी आंखें अपने दिग पर ही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह उसका दिग है। दुख की ज्वाला आंखों के माध्यम से बाहर आ जाए तो इसके लिए अपनी अपनी कोशिश सभी ने जारी रखी, मगर वे सफल नहीं हो पा रहे थे। कंजू की आंखों से आंसू न निकलना सबको बहुत चिंता में डाल रहा था। सभी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उसके अश्रु निकल जाए तो उसका मन हल्का हो जाए। इसी क्रम में तभी उसकी सास बहू के लिए प्यार या 3 माह की पोती के लिए ज़रूरत या तो अपने मन की भड़ास निकालने का मौका, उन्होंने कहना शुरू किया, कंजू देख, तेरा दिग मर गया। अब तो किस पे नाज करेगी? कैसे इटलाती फिरेगी? तू तो ससुराल आना ही नहीं चाहती थी। अब तो तुझे यहीं रहना होगा। देख, तेरा सारा गुरूर खत्म कर हो गया इसके मरते ही। इतना सुनकर भी कंजू की आँखों में नमी नहीं आ पाई। उसकी निहीर आँखें अपने खत्म हुए प्रेरक को ही निहार रही थी।
यह विरह वेदना मेरे पति सह नहीं पा रहे थे। कंजू को वर्तमानित करने हेतु आगे बढ़े। इन्हें देखते ही दहाड़ मार कर कहने लगी, भैया ये लोग कह रहे हैं मेरा दिग मर गया। क्या ये वही दिग है? यह तो कोई भूत सा जान पड़ता है। कहते कहते वहीं पर वो बेहोश हो गई। इस दहाड़ से भी कंजू की आंखों में आंसू नहीं आए। मृत पति के हाथों बेहोश पड़े कंजू के मांग का सिंदूर पुछवा दिया गया। तदोपरांत दिग अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। 3 दिन बाद शांति हवन तक का समय कंजू के लिए अभेद तीर के समान सीने में चुभने वाले थे। कोई कहता ये खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देती थी, जिस कारण दिग चला गया। ये विवाह दिग ने अपनी मर्जी से की थी। इसके घर वाले कंजू को अपना नहीं पा रहे थे। ये एक कमिश्नर की बेटी थी। ये सब देखते हुए सुनते हुए मैं सोचती, ये कैसे माँ बाप हैं जो अपनी विधवा हो गई बहू के लिए नहीं सोचते। यदि उन्होंने अपना बेटा खोया है तो उसने अपना पति खोया है। उसका इतना लंबा जीवन कैसे कटेगा। इतने में मुझे सुनाई पड़ा, जितना पैसा मेरे बेटे ने कमाया है वह मुझे दे दो। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, मगर समय कभी नहीं रुकता। कुछ माह उपरांत कंजू हमारे शहर आई। हमारा मन भी उससे मिलने के लिए बेकरार था, अतः हम लोग उसके घर पहुंच गए। कंजू की माँ हमें अतिथि कक्ष में बैठाकर उसे बुलाने चली गई। अतिथि कक्ष में बैठते ही मेरा दिल और दिमाग अतीत के गलियारे में झांकने लगा। पहले जब हम आते थे, दिग ही एक हल्की मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करता था। वह सदा पति से ही मुखातिब हो बातें करता था। मैं हमेशा बोर होती रहती थी तो उससे कहती, दिग अगर आप शादी कर लेते तो मेरे साथ भी कोई बात करने वाला होता। वे कहते, भाभी जी लड़की वाले मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं बोलती, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो एक आईटीएन को अपना दामाद नहीं बनाना चाहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी बिरादरी की नहीं है। वो बोला, कमिश्नर की बेटी है इसलिए मैं उसके लायक नहीं हूँ। ऐसे अब आप बोर नहीं होंगी क्योंकि भैया का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है तो मेरी प्यारी भाभी जी ही यहाँ आ जाएंगे। भाभी के आने के बाद जब मैं वहाँ फिर दोबारा मिलने गई तो भाभी से बात करके ऐसा नहीं लग रहा था कि देवर की समृद्धि भाभी को बहुत रास नहीं आ रही थी। मिलने पर उसमें देवर की चाहत नज़र नहीं आ रही थी। फिर भी हमारा मिलना तत्विराम जारी रहा। हम लोग जब भी मिलते तो दिग से कहते, हम लोग जब भी मिलते तो दिग कहते, आप लोग भाभी से कहिए ना कि वह मेरी शादी करा दें। आप लड़की को जानती हैं क्या? मैंने उन दिग की भाभी से पूछा। वो बोली, हाँ। तो मैंने कहा, फिर क्यों अपने देवर को तड़पा रही हैं, शादी करवा दीजिए तो हज़ारों रुपए के बिल बचेगा। मैं बोली, हाँ वो मेरी ममेरी बहन है। रिश्तेदारी की वजह से हमेशा मिलना जुलना लगा रहा। इसी दौरान कंजू और दिग को लगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हमने एक कोशिश भी की मगर पत्री का मिलान भी नहीं हो पाया। भाभी बोली, मन मिल गया, समझिए सब कुछ मिल गया। आजकल कौन पत्री पर विश्वास करता है। मैंने कहा, मेरा ही लीजिए, मेरे जन्म का समय ही ठीक से नहीं पता, मगर शादी के इतने वर्षों बाद
सफलतापूर्वक प्यार से गुजर रहे हैं। मेरे सास ससुर और घर वाले भी तैयार नहीं हैं, मगर दिग और कंजू की कोशिश जारी है, उसकी भाभी बता रही थी। कंजू के पापा और भाई समय समय पर आकर आश्वस्त होने लगे। उनका आगमन दिग के लिए परीक्षा की घड़ी होती। वे अपने घर में सामान का विस्तार देते रहते, जिससे कि कंजू के माता पिता पूर्ण रूपेण आशावंतित हो जाएं कि मैं उनकी पुत्री को यहाँ के परिप्रेक्ष्य में पेज 3 का जीवन शैली दे सकता हूँ। घर में कुछ विरोध के बाद शादी संपन्न हो रही थी, जिसके प्रपोजल में दिग ने दिल खोल कर खर्च किया। शादी में घर वाले औपचारिकता ही निभाते लग रहे थे। किसी के चेहरे पर हंसी प्रयुक्त नहीं थी। लगा सभी सामाजिक बंधनों से बंधे हुए चले आए हैं। सभी बहन और भाई बेगाने लग रहे थे। किसी में उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। विवाह उपरांत हम भी अपने घर आ गए। उसके बाद एक दिन रात्रि भोज में न्यूलीवेड को इनवाइट की। इसके लिए अपने सुसज्जित घर को और भी सजाया, ताकि कोई भी बिना प्रभावित हुए न रह सके। उसके आगमन पर मेरी निगाह जो कंजू पर गई तो हटा ही नहीं सकी। सुनहरी साड़ी, मेरे द्वारा दिया हुआ सुई धागा रूपी कुंडल, गले में आकर्षक हंसली रूपी हार, हाथों में 2-4 मैचिंग चूड़ियाँ, भारी भरकम ब्रेसलेट, होठों पर नेचुरल लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी। वह मुस्कुराती हुई अंदर आ गई थी और मैं, जो अभिवादन में हाथ जुड़े थे, वैसे ही पीछे हटती गई। तभी पीछे से दिग बोले, क्यों भाभी जी, आपकी देवरानी अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी तो उम्मीद से ज़्यादा है। मुझे तो आपके हैंडसम होने पर ही शक है, मैंने कहा। एंट्री के साथ ही हंसी की ठहाका गुजा और घर का माहौल खुशनुमा बन गया। उन्हें बैठा मैं रसोई घर में आ गई और सोचने लगी। कहाँ तो मेरे दिमाग में लाल जोड़े और सिंदूर की कल्पना थी, मगर इस टॉम नारी ने तो मेरी सोच को धराशायी ही कर दिया। और ऊपर से उसकी मध्यम वाणी ने मेरी बोलने की कला को भी विराम दे दिया। मेरी व्यवहारिकता न जाने कहाँ चली गई। पूरे समय मैं मुस्कुरा कर ही काम चलाई। शायद उसके सामने अपने आप को ओछी महसूस कर रही थी। कंजू हमसे मिलकर बहुत खुश थी। जब भी हम लोग उसके घर जाते वह बहुत ही खुश रहती। उसका जीवन स्तर मेरे व्यक्तित्व को नीचा दिखाने लगा, क्योंकि कंजू हमसे मिलकर बहुत खुश थी। जब भी हम लोग उसके घर जाते वह बहुत ही खुश रहती। उसका जीवन स्तर मेरे व्यक्तित्व को नीचा दिखाने लगा, क्योंकि मैं अपने आप को सुघड़ गृहिणी ही स्थापित करने में लगी रही। व्यवसाय एक, मगर जीवन शैली अलग अलग। फिर भी हमारा मन मिल रहा था। फ़ोन पर घंटों बातें करते। तभी नमस्ते दीदी आवाज़ सुनकर मेरी स्मृति अर्गला भंग हुई। बोली, नमस्ते कंजू। कंजू कब आकर सोफे पर बैठी, इसका एहसास मुझे न था। मैं जैसे ही उससे मुखातिब हुई, अपने आप को आंसुओं में भीगा हुआ पाई। शीघ्र ही अपने को संयत कर उससे औपचारिक बातें करने लगी, मगर उसके आंसू थम नहीं रहे थे। बोली, दीदी, लोग कहते हैं दूसरी शादी कर लो। क्या ये संभव है कि मैं दिग को भूल जाऊं? कैसे भूलूं? मैं उसकी मुस्कुराहट और निशानी, मैं तो सिर्फ उसके निस्तेज चेहरे को ही देखे जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दूं मैं।
समझाना इतना आसान नहीं था कि क्या और कैसे कहूँ। फिर भी बोली, कंजू, अगर ये हादसा तुम्हारे साथ होता तो क्या दिग शादी नहीं करते? करते, जरूर करते। वो तो अपने अकेलेपन को जल्दी ही दूर करते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम एक स्त्री हो और लोगों ने तुम्हारे इमोशन को बिना समझे इस बात को कुछ जल्दी ही कह दिया। कंजू, 26-27 की उम्र कोई उम्र नहीं होती। ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि तुम एक पुत्री की माँ भी हो। अपनी उजड़ी गृहस्थी उठा कंजू अपने भाई के साथ रहने चली गई। कुछ ही माह बीते थे कि जग परिचित भाभी और नंद के रिश्ते का असर कंजू के ऊपर भी प्रभावी होने लगा। उसकी आर्थिक संपन्नता और अपनी सास का नंद की ओर झुकाव भाभी को रास नहीं आ रहा था। घर में एक प्रकार से मुख कलह आरंभ हो गया। कहाँ मैं उसे अपना कॉम्पिटिटर मानती थी, मगर अब हमेशा उसकी चिंता सताने लगी और हम सभी अंदर ही अंदर उसके लिए विदुर की तलाश में लग गए। 1-1.5 वर्षों से मेरी उसकी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इसके बाद मेरा जाना उसके शहर में हुआ, कारण मेरी भतीजी का प्रथम जन्म उत्सव था। इस अवसर पर मैं उसे आमंत्रित की और इंतज़ार करते हुए सोच रही थी कि इन बीते दिनों में न जाने कंजू कितना तड़पी होगी। तभी देखी, एक छोटी सी प्यारी सी पिंक फ्रॉक और हैट पहनी हुई लड़की का हाथ पकड़े वह चली आ रही थी और खुद किसी बुटीक का मॉडर्न अनारकली श्वेत ड्रेस पहने यौवना संभ्रांत विधवा लग रही थी। आगे बढ़कर गले लगाई और बोली, कंजू, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उससे मिलकर सोचने लगी, अच्छा हुआ जो इसने अपने आप को संभाल लिया। मैं उसके अकेलेपन के हर एक लम्हा को जान लेना चाह रही थी, जिसे उसने इस समाज में सहा है। इसके साथ ही समय बिताना इस पार्टी में आने का मकसद बन गया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि दीदी, जब दिख थे तो यही हमारे मैके घर वाले मुझे सर आँखों पर बैठाते थे, मगर अब मुझे पैसा होने का ताना देते हैं। भाभी कहती हैं, आज मैं इसे नौकरानी और बेटी को दाई बनाकर रखती। पैसा छोड़कर क्या मरा है कि महारानी पलंग तोड़ रही हैं और सासू माँ नौकरी बजा रही हैं। उसकी भाभी की कड़वी छौंक भरी बातें मन को मायूस कर रही थी। पार्टी घर की थी, इसलिए मैं ज़्यादा उसके साथ नहीं बैठ पा रही थी। वह यह बात समझ रही थी, इसलिए उसने दूसरे दिन अपने घर बुलाया, जिसकी मुझे उम्मीद थी। कंजू ने बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से स्वागत कर सुरुचिपूर्ण तरीके से सजे अपने बैठक में बैठाकर खुद रसोई घर में चली गई। उलझे हुए मन से मैं कमरे का मुआयना करने लगी। सभी वस्तुएं तो जानी पहचानी थी, केवल जगह बदली हुई थी। कंजू भी काफ़ी देर मुझसे दूर न रह सकी और पास आकर बताने लगी, दिक किस सामान को कब खरीदे और किसका इस्तेमाल किस तरह करते थे, वह बताते समय खुश नज़र आ रही थी। उसकी बातों में वो कसक नहीं दिखी जिसकी कल्पना मैं लेकर आई थी। सुघड़ता से सजा हुआ घर दिक के अभाव में भी हंसता हुआ प्रतीत हो रहा था। अगर दिक कहीं था तो दीवारों पर फ्रेम में माला पहने हुए। कंजू की माँ उसके साथ ही रह रही थी। बातचीत में उन्होंने कंजू की दूसरी शादी की चर्चा की। मैं भी उसकी बातों से सहमत हुई और उनके लिए विदुर ढूंढने और उसको भी मैट्रिमोनियल देखते रहने की सलाह देकर चली आई। भाभी के व्यवहार अच्छे न होने की वजह से कंजू ने दूसरी जगह अपना घर मैके के बगल में ही फ्लैट ले लिया था।
हमारा और दिक का मैनेजर एक ही व्यक्ति था। मेरी मुलाकात उसकी पत्नी प्रिया से हुई। बातचीत में कंजू का जिक्र आना लाजमी था। मैं उसे बता रही थी कि कंजू की मम्मी उसकी दूसरी शादी के लिए बोल रही थी। मैं मैट्रिमोनियल से एक दो रिश्ते बताई भी, मगर उन लोगों को पसंद नहीं आया। हमारे समाज में विदुर के लिए तो कंवारी लड़कियां मिल जाती हैं, पर एक विधवा के लिए कंवारा लड़का मिलना नामुमकिन होता है। मेरे मैनेजर ने कहा, दीदी आप परेशान न हों, उसका एक पुराना फ्रेंड उसकी लाइफ में आ चुका है। अपनी बिरादरी का नहीं है, इसलिए घर वाले तैयार नहीं हैं। वह बोली, तुम्हें कैसे पता? उसने तो मुझसे कभी जिक्र ही नहीं की। दीदी वह आप लोगों से डरती है, क्योंकि आप लोग दिक के लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। प्रिया बोल रही थी। ये मेरे मैनेजर की वाइफ थी। सुनकर काफ़ी कष्ट हुआ। जिसके लिए हम इतने परेशान थे, उसने हमें कब का बेगाना बना दिया। कंजू से हमारी फोनिक चर्चा न के बराबर रह गई। प्रिया के माध्यम से ही उसके विषय में पता चलता रहता कि अब वह घर वालों से तंग आकर अपनी डॉक्टर दीदी के घर के पास किराए का घर लेकर इलाहाबाद जाकर रहने लगी है। साथ ही अपने विवाह पूर्व फ्रेंड से भी शादी करने की जिद करने लगी है। ऐसी ही कई बातें समय समय पर पता चलती रहती। मैं पूछी, इलाहाबाद अकेले रहती है? नहीं, उसकी माँ भी उसके साथ रहती है। टाइम टाइम से उसका फ्रेंड भी उससे मिलने इलाहाबाद पहुंच जाता है। इस कारण उसके घर में कलह सा रहने लगा है। प्रिया बोली, देखो उसे अब कोई फ्रेश लड़का तो मिलेगा नहीं। यदि मिल रहा है तो घर वालों को उसकी शादी कर देनी चाहिए। दीदी घर वाले कह रहे हैं कि हो सकता है वह पैसे के लिए उससे शादी कर रहा है, और दूसरा उसकी बेटी की शादी होने में परेशानी होगी, वह बता रही थी। मैं बोली, हो सकता है उसका कहना सही हो, क्योंकि लड़का बंगाली है। नहीं दीदी, वह सब खुद ही करोड़पति हैं। अब मैं भी कंजू की चिंताओं से वैराग्य लेने लगी। उसके लिए जो सहानुभूति मेरे मन में थी, उसकी जगह ईर्ष्या ने मेरे मन में घुसपैठ कर ली। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये परिवर्तन क्यों। मेरे अंदर ये जलन के भाव कहाँ से आ गए। मैं तो खुद ही उसका बिखरा जीवन संवारना चाहती थी। कहाँ ये इसका पति हमारे बिजनेस का एक कॉम्पिटिटर था, अब ये कंजू हमारी कैसे कॉम्पिटिटर सी लगने लगी है। ये विचार बार बार मेरे मन में आने लगे। शायद कंजू के जीवन से मुझे ईर्ष्या होने लगी कि पहले भी उसका जीवन मुझसे अच्छा था और आज भी एक कंवारे करोड़पति के साथ मज़े ले रही है। अब मैं अपने मन मस्तिष्क से उसे निकाल देना चाहती थी। एक बार मैं प्रिया के घर बैठी थी कि पता चला कि कंजू अपने वर्तमानित पति के साथ आ रही है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोली, प्रिया तुम्हें पता था तो मुझे बताई क्यों नहीं? आज मैं नहीं आती। लेकिन वह आपसे मिलना चाहती है दीदी। क्यों? उसे लगता है कि आप उससे नाराज़ हैं। अच्छा, कहकर हम निकलने लगे। तभी गेट पर कंजू और उसके पति विशाल से मुलाकात हो गई। कंजू की स्टाइल की तो मैं शुरू से ही कायल थी। जब भी देखती तो देखते ही रह जाती। गले में मोटे मोटे लंबे 2 चेन नुमा हार, हाथों में मोटे मोटे कड़े, कानों में आकर्षक कुंडल, हाथ जोड़े हुए कंजू हमारे सामने थी। दीदी आप मुझसे नाराज़ हैं? वह पूछ रही थी। मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली? मैं बोली, दीदी
आपसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। बड़ी इच्छा है आपके साथ टाइम पास करने की। उसने अपने साथ बैठने का बहुत आग्रह किया, मगर मैं अपनी झूठी मजबूरी बताकर फिर कभी कह चलने लगी। तभी कंजू ने अपने हाथों में 2 बड़े बड़े चॉकलेट लिए थे। उसने मेरे बेटे को पकड़ा दिया। मैं यहाँ भी अपने आप को ओछी महसूस करने लगी। बेटे और उसकी बेटी में कुछ माह का ही अंतर था और मैं बिना कुछ दिए ही चली आई। कंजू कभी दुखी रहे, मेरे मन में कभी ये इच्छा नहीं थी, मगर उसके जीवन की शानदार दूसरी पारी को मैं सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसके जीवन की वैभवपूर्ण सफलता की मुझे उम्मीद नहीं थी। इसी तरह दिन, महीने, साल गुजरने लगे, मगर कंजू कहीं न कहीं मेरे मन के कोने में बसी रहती। करीब 6 वर्ष बाद होली के त्यौहार में एक गाना रह रहकर मेरे जहन में बजने लगा। होली के दिन खिल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। इस गाने से प्रेरित होकर सभी को शुभकामनाएं भेजते समय उसे भी SMS प्रेरित कर दी, जिसकी मुझे उम्मीद थी। होली के कुछ दिनों बाद से कंजू का मेरे पास फ़ोन आने लगा। हाल समाचार होता, मगर कंजू बहुत खुश नज़र नहीं आती। एक तो अंतर्जातीय विवाह में सामंजस्य बैठाना कठिन, दूजे विधवा से विवाह। इसके अतिरिक्त जो उसके साथ ज़्यादा कष्ट था वह यह कि उसकी माँ घर वालों से चोरी छुपे उससे फ़ोन करके बातें करती हैं। उसकी बेटी से हमेशा पूछती रहती हैं कि तेरा बाप तुझे प्यार तो करता है ना, कि तुझे मारता तो नहीं है। जिस कारण मेरी बेटी हमेशा पूछती है, मम्मी नानी ऐसे क्यों बोलती हैं, मेरे पापा कौन हैं। मैं मम्मी को मना भी नहीं कर पाती कि फ़ोन करके ऐसी बातें नहीं किया करें। सुनकर मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई। सहानुभूति के अलावा मैं और कुछ दे नहीं पाई। कुछ दिनों के बाद कंजू का पुनः फ़ोन आया। वह बता रही थी, दीदी जब दिक की मौत हो गई, कुछ माह बाद विशाल को पता चला कि वह मुझसे मिलने आया। हम बैठकर बातें कर ही रहे थे कि भाभी आदत के अनुसार मुझे ताना देने लगी। ये वाक़या कई बार विशाल के सामने हो गया, जो इसे बहुत बुरी लगी। कुछ दिनों के बाद विशाल आए और बोले, कंजू तुम क्या मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे पास एक बेटी है। इस दरिंदे समाज में खुद को और बेटी के सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। ये प्रस्ताव यदि तुम्हारे पास बेटा होता तो मैं नहीं रखता। यदि तुम स्वीकार करो तो एक बार फिर से जीवन नए सिरे से आरंभ किया जा सकता है। इस बिटिया के अलावा हमारे जीवन में दूसरा बच्चा नहीं आएगा, ऐसा उसने वादा किया। मैं सब सुनकर अपने सोचने हेतु थोड़ा वक्त मांगी और कुछ समय पश्चात साथ में रहने का फैसला कर लिया, ऐसा कंजू ने बताया। कंजू बोली, दीदी आज 6 वर्ष हो गए। अगर मैं विशाल से कभी कहती हूँ कि विशाल हम एक बच्चा कर लेते हैं, मगर वो कहते हैं हम अपनी बेटी का प्यार कम नहीं करना चाहते। बताइए विशाल की सोच ऐसी है और मम्मी इनके लिए क्या क्या बोलती रहती हैं। कोई बात नहीं कंजू, जब एक जीवन का अंत कर दूसरे जीवन की शुरुआत करते हैं तो ऐसी बातों से दो चार होना पड़ता है। ये समाज है, समाज किसी भी तरीके से हमें चलने नहीं देता। मेरे मन में फिर से कंजू के लिए सहानुभूति ने अपनी जगह बना ली। शायद प्रथम पति की मृत्यु और विशाल से मुलाकात नए जीवन की शुरुआत थी।